जय हिंद दोस्तों। हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस की सीरीज चला रहे थे, जिसमें से बायोलॉजी के बाद अब हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। फिजिक्स की 3 से 4 क्लासेस और आएंगी, इसके बाद फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और इसके बाद फिर हम लोग जीएस के अन्य पोर्शन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम के पहले आप इसका अच्छे से रिवीजन उस शॉर्ट नोट्स की मदद से कर पाएंगे। दोस्तों, सारी क्लासेस मेरे एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का न्यूटन के गति के नियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, इसको आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका नोट्स बनाते चलिए। साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन के गति के नियम से संबंधित क्या चीज़ें थी, क्या थ्योरी थी, उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए, न्यूटन के गति के संबंधित नियम के लिए गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति से संबंधित सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। तो यानी कि जो गति से संबंधित जो विचार दिया था वो सिर्फ न्यूटन ने ही नहीं बल्कि गैलीलियो ने भी दिया था। तो दो लोगों का नाम निकल के आता है, गैलीलियो और न्यूटन। लेकिन सन 1687 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, जिन्हें गति विषयक के नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति विषयक के नियम कहा जाता है। तो फाइनली न्यूटन ने ही गति से संबंधित 3 नियम दिए, जिन्हें गति विषयक के नियम कहा गया। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो प्रिंसिपिया उनकी पुस्तक का नाम था। अब वो 3 नियम कौन से थे? तो देखो, सबसे पहले उन्होंने जो पहला नियम दिया गति का, फिर दूसरा दिया और फिर तीसरा दिया। तो जो पहला नियम था उसको एक और अन्य नियम के नाम से जाना गया, जड़त्व का नियम। जो दूसरा गति का रूल था जिसे संवेग का नियम के नाम से जाना गया, तीसरा जो था उसे क्रिया प्रतिक्रिया के रूल के नाम से जाना गया। तो ये 3 नियम थे, ठीक है, जो गति के नियम थे, जिसमें से कभी कभी पूछता है कि बल की परिभाषा किस गति के नियम से निकल के आई है और बल का सूत्र किससे निकल के आया है। तो देखो, जो बल की परिभाषा थी वो गति के पहले नियम यानी जड़त्व के नियम से आया है, और जो बल का सूत्र है वो गति के दूसरे नियम अर्थात संवेग के नियम से निकल के आया है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, और ये भी पूछता है कि जड़त्व का नियम कौन सा है। तो ये पहला है। संवेग का नियम कौन सा है? तो दूसरा है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? तो यह तीसरा है। आपको डिटेल में इन नियम को अभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप इतनी बात दिमाग में सेट कर लो कि गति के पहले नियम को दूसरे अन्य किस नियम से जानते हैं, और गति के दूसरे नियम को और गति के तीसरे नियम को क्या क्या नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि इनको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, कि बल की परिभाषा किस नियम से आएगी और बल का सूत्र किस नियम से निकल के आता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं गति का जो प्रथम नियम था। तो प्रथम नियम क्या कहलाता है? इसी को हम लोग जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। तो प्रथम जो रूल है उसको हम लोग जड़त्व का रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या रूल है, इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। बात कहने का मतलब यहाँ पे समझ गए हो कि जैसे कोई ये वस्तु है, अगर ये विरामावस्था में है तो विरामा में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि हम उसमें कोई बल ना लगा दें। कोई वस्तु रखी है, अगर उस पर कोई बल ना लगाया जाए तो सिर्फ रखी रहेगी विरामावस्था में। अगर कोई वस्तु चल रही है या कोई व्यक्ति चल रहा है, अगर उसको रोकने के लिए हम कोई बाह्य बल न लगाए तो वो व्यक्ति चलता ही रहेगा। तो यही जो नियम है इसका नियम कहलाया जड़त्व का नियम।
अब जड़त्व क्या होता है, तो परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है। परिवर्तन का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, तो परिवर्तन का प्रतिरोध ही जड़त्व कहलाता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए कि इस नियम में क्या था कि कोई वस्तु में जब तक बाहरी बल न लगाया जाए तो अगर वो विरामा में है तो विरामावस्था में रहेगी, और अगर वो गतिमान है तो गतिमान ही बनी रहेगी। अब देखो, ये बात आपने समझ लिया। अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये और है कि बल की परिभाषा हमको देखने को मिलती है कहाँ से, गति के प्रथम नियम से। लेकिन जो बल का फार्मूला हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो गति के दूसरे नियम से। तो याद रखिएगा, पहले नियम से बल की परिभाषा और दूसरे नियम से बल का फार्मूला मिलता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। बल की परिभाषा मिलती है पहले रूल से और बल का सूत्र मिलता है दूसरे रूल से। ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो, एक बात आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि इस जो गति के जो नियम दिए गए हैं, न्यूटन ने जो नियम दिए हैं, इनसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है उदाहरण से। आपको उदाहरण देता है कि अचानक मान लो गाड़ी चलाई जा रही है, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आप आगे की तरफ झुक गए, तो यह गति का कौन सा नियम है इसमें, इस तरीके से देगा। तो जैसे आप दरी है, दरी में आप डंडे से उसको पीटते हो तो उससे जो धूल निकलती है, तो इसमें गति का कौन सा ला काम करता है, इस तरीके से आपको उदाहरण देगा और आपसे पूछता है कि कौन सा इसमें गति का रूल है। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। रूल बता दिया, अब उसके आपको उदाहरण समझने होंगे। तो गति का पहला नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु विरामा में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक हम उसमें कोई बाह्य बल न लगाएं। यह रूल था गति का पहला नियम। ठीक है, इसी से बल की परिभाषा मिली और जो बल का जो सूत्र मिलेगा वो दूसरे से मिलेगा। अब देखो, इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल देता है, तो जितने हमने इसमें उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरण को आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे पहला है कि दरी या कपड़ा या कंबल को डंडे से पीटने में धूल बाहर निकल आती है, तो ये गति का कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो ये पहले नियम के अनुसार होता है। अचानक गाड़ी को चलाने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना किसके नियम के अकॉर्डिंग है, तो दूसरे नियम। चलती ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है, तो यह भी गति का पहला ही नियम है जो न्यूटन ने दिया था कि यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम, और यदि मोशन पे है, गति पे है, तो गति पे रहेगी जब तक कि हम उसमें कोई बाह्य बल ना इस्तेमाल कर दें। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके और एग्जांपल है कि जैसे कांच में हम लोग पत्थर मारते हैं तो कांच टूट जाता है, लेकिन जब गोली मारी जाती है तो कांच में छेद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग भी जानते होंगे, जब कांच में पत्थर मारा जाता है तो टूट जाता है और गोली मारते हैं तो छेद हो जाता है। क्यों, क्योंकि गोली का जो वेग अधिक होता है और एरिया वो कम कवर करती है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ भी रहे होगे। सिर्फ आपको ज़रूरत है क्या, उदाहरण की। आपको ये उदाहरण जो 7-8 हमने एक एक गति के नियम में लिखे हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो आपको समझने पड़ेंगे। उदाहरण से ही क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है। तेजी से चलती गाड़ी में मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की विपरीत दिशा में झुक जाते हैं। अगर गाड़ी चलाई जा रही है और मोड़ आ जाए और ड्राइवर ने दाईं तरफ गाड़ी को मोड़ा हो तो आप बाईं तरफ झुक जाएंगे। ये भी रूल किसके अंतर्गत आता है, तो गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूट जाते हैं। यही तो रूल था जिसमें बोला जाता है सेब ऊपर उछालते हैं और वो क्या होता है, नीचे की तरफ उसको खींचता है, यानी नीचे पृथ्वी उसको खींचती है। तो यही पेड़ की शाखाओं को अगर जोर से हिलाते हैं तो उसमें लगे फल टूट जाते हैं। तो ये कौन सा नियम है, तो गति का प्रथम नियम है। जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है तो उसमें बैठा है सवार आगे की ओर गिर जाता है, तो यह भी कौन सा रूल है, तो ये प्रथम रूल है। तो ये जो 7-8 हमने उदाहरण लिखे हैं, आपको उदाहरण बिल्कुल दिमाग में अपने सेट रखना है। उदाहरण आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसमें जो ये 3 उदाहरण हमने लिखे थे, ये दरी का और चलती ट्रेन से बस उतरने पे और कांच में पत्थर मारने से, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे 2015 में। तो उससे हमने यहाँ पे आपको नोट डाउन करवाए हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं गति का दूसरा नियम, इसी को संवेग का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो गति का दूसरा नियम है इसको संवेग के नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह है उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो बल की दिशा की क्या होती है, आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। और इसी से हमने एक चीज़ और आपको बात बताई थी, क्या कि इस नियम से बल का फार्मूला आपको निकल के आता है। बल की परिभाषा आती है फर्स्ट रूल से गति के, लेकिन फार्मूला आता है सेकेंड रूल के, गति के सेकेंड रूल से। तो ये बात आप समझ गए कि F बराबर जो m/a प्राप्त होता है वो किससे होता है, तो गति का दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं। जैसे हमने कहा कि गाड़ियों में लगने वाले झटके से बचने के लिए स्प्रिंग और सांकर जो होते हैं एब्जॉर्वर लगाए जाते हैं। तो वो किसके अंतर्गत, वो सेकेंड रूल के अंतर्गत ही होते हैं। ये दो हल्की और भारी गेंदें थोड़ा सा मिस्टेक है, गेंदें एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। क्रिकेट के खेल में कैच करते समय खिलाड़ी हाथ को पीछे खींचता है, तो ये किस नियम के अनुसार है, तो संवेग के नियम के अनुसार है, यानी कि गति का दूसरा नियम। साइकिल चलाते समय ब्रेक लगाना या कार तेज करने के लिए एक्सीलेटर का उपयोग करना, वजन उठाते समय बल का प्रयोग करना। तो ये जो सभी एग्जाम्पल हैं, ये एक एग्जाम्पल आपको देखने हैं किसके अंतर्गत, गति के दूसरे नियम के अनुसार। बस आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप इनके ज़रूर देखिएगा। गति का तीसरा नियम देख लेते हैं, इसी को लास्ट नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है गति का तीसरा नियम, इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखते हैं गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है। इस नियम के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे ये कोई दीवार है, ठीक है, दीवार है, अगर इस पे आप हिट करोगे, आप दीवार पे मारोगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दीवार ने भी आपको उतना ही हिट किया, उतना ही चोट आपके भी हाथ में महसूस होती है। अगर आप दीवार पे मारोगे अपना हाथ, तो आपके हाथ में भी चोट महसूस होती है। इसी को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो अब इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे क्या कहते हैं, बंदूक से जब गोली छूटती है तो बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे झटका लगता है। जैसे आप शोल्डर पे बंदूक को स्टे करके जब आप फायर करते हो, तो बंदूक की गोली जब निकलती है तो आपके शोल्डर पे वो झटका देती है, आपको पीछे की तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये जो रूल है वो किसके अंतर्गत है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का यही नियम है। जैसे नाव को जल में चलाने के लिए चाबुक नहीं होता है, यहाँ पे चंपू होता है। ठीक है, चंपू से जल को पीछे की ओर धकेलना, यह भी इसी के नियम के अनुसार है। और इसके एग्जाम्पल हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने इस वजह से ज़्यादा आप पे जोर दे रहे हैं कि आप भी देखते होंगे न्यूटन के लॉ में ज़्यादातर जो क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम्पल पे, डायरेक्ट उदाहरण देता है कि कौन सा रूल है, तो बस आपको वही रूल उसमें बताना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपसे समीकरण वगैरह सॉल्व नहीं करवाता है, डायरेक्ट उदाहरण से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे हम भार को जो अनुभव करते हैं वह भी क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण है। जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट जमीन को धकेलता है और जमीन रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है। तो ये किसके रूल के अकॉर्डिंग है, तो क्रिया प्रतिक्रिया यानी गति का तीसरा नियम। जब कोई पक्षी उड़ता है तो उसके पंख हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं और पक्षी ऊपर की ओर धकेलता है। तो ये कौन सा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, ऐसे मछली जब पानी में तैरती है तो पानी में लगने वाला बल मछली पर लगने वाले बल के आकार के बराबर होता है और वो दिशा के विपरीत होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने गति के रूल के अकॉर्डिंग आपको समझाने के
लिए लिखे हुए थे। दोस्तों एग्जाम्पल आप इनके ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से इसके क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको ज़रूर इसके याद अच्छे से करने हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इससे पूछे गए हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं। उससे पहले हम लोग संवेग संरक्षण का भी नियम देख लेते हैं कि संवेग संरक्षण क्या है। तो न्यूटन के गति के दूसरे और तीसरे नियम को सम्मिलित करके प्रभावों से संवेग संरक्षण की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत होता है। जैसे इसमें जो उदाहरण आता है, जो रॉकेट प्रोदन होता है यानी रॉकेट लॉन्च करा जाता है, वो संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। ये रॉकेट लॉन्च किस नियम पे आधारित होता है, तो इसमें एग्जाम्पल देता है, उदाहरण ऑप्शन देता है संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण। तो आप सिर्फ याद रखिएगा संवेग संरक्षण के आधार पे ये एग्जाम्पल में खूब पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के पहले नियम को किस नियम के नाम से जानते हैं। आघूर्ण का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम या संवेग का नियम। तो आपको हमने बताया है कि जो न्यूटन का पहला नियम है उसको हम लोग किस नियम से जानते हैं, तो जड़त्व का नियम भी हम लोग उसको कहते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। यह किसके द्वारा समझाया जा सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या न्यूटन का दूसरा नियम। तो ये बात हमने आपको बताई थी किसमें, ये बात हमने बताई थी न्यूटन के पहले नियम के अनुसार चीज़ें देखने को मिलती हैं, और पहले नियम को ही कहा गया है जड़त्व का नियम। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह कथन किसका है, तो यह किसने कहा था, तो न्यूटन ने कहा था। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से। हमने जोड़ दे करके आपसे कहा था कि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछता है, तो आप याद रखिएगा। ऑप्शन है गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बताइएगा इसमें, ये आपके लिए होमवर्क है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पे काम करती है। तो आप सब जानते हैं कि रॉकेट की जो कार्यप्रणाली होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करती है। रॉकेट की जो कार्यप्रणाली होती है न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि बल का गुणनफल है, यानी बल की परिभाषा, बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, m/a होता है। और ये हमको किससे मिलता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमको देखने को मिलता है। तो यही पूछ रहा है F बराबर m/a, यानी बल का गुणनफल है क्या, द्रव्यमान और वेग। तो ये बात गलत है। भार और वेग गलत है, भार और त्वरण गलत है। तो द्रव्यमान और त्वरण यानी द्रव्यमान और एक्सीलरेशन जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है किसके, बल के बराबर होता है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे न्यूटन के नियम से पूछे गए थे। इसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही चीज़ें पूछी गई हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका नोट्स बनाइए और ज़्यादातर जो एग्जाम्पल जितने हमने लिखे हैं उनको नोट करिएगा, आप छोड़िएगा मत एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर आप परेशान होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसका अगला पार्ट बस 2 से 3 वीडियो और लेकर के आएंगे, इसके बाद ये फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट 2-3-4 यूनिट हैं उनको कंप्लीट करके फिर जीएस को हम लोग चलाएँगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।